मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती के साल पेपर का जो पूरी सीरीज शुरू किए हैं कि साल पेपर के जितने भी पेपर हुए हैं कांस्टेबल का, उसका हम लोग एक पूरा सीरीज के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग 18 जून 2018 को जो सेकेंड पाली में पेपर हुआ था उसके जीएस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं ताकि दिन प्रतिदिन हम लोग अपने एक एक नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आगरा की मोती मस्जिद क्या है। मोती मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट द्वारा कराया गया था, मतलब किसके द्वारा कराया गया था। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और जो हम लोगों को ध्यान देना है, दिल्ली की मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हम लोगों को ध्यान देना है औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डॉट डॉट डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्राणियों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। कौन सा? तो ये हम लोग को ध्यान देना है, येलो है कि व्हाइट है कि रेड है कि ब्लू है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो जानवरों की विलुप्तप्राय प्रजातियों के लिए या पौधों के लिए जो कौन सी डाटा बुक है, तो हम लोग को ध्यान देना है रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो क्या करती है कि जो दुर्लभ, कहने का मतलब जो दुर्लभ या विलुप्तप्राय प्राणी होते हैं या पौधे होते हैं उनके लिए एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसके द्वारा जारी की जाती है हम लोग को ध्यान देना है? तो आईसीयूएन के द्वारा। आईयूसीएन, ये हम लोग को ध्यान देना है। इंटरनेशनल यूनियन कहते हैं, इसका पूरा नाम है आईयूसीएन का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कहने का मतलब नेचर में जितने भी विलुप्तप्राय कहने का मतलब वनस्पतियां या पौधे हैं उनका ये एक डाटा स्टोर करता है। तो इसका नाम क्या है? रेड डाटा बुक। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो आईयूसीएन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है। पूछा जाता है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम लोग को ध्यान देना है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आए होते हैं। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? क्या करता है? पशु कोशिकाओं में नहीं होता। इसमें से 4 भाग दिए गए हैं कोशिकाओं के। कौन सा ऐसा भाग है जो पशुओं में नहीं होता है? तो हम लोग को ध्यान देना है, जैसे केंद्रक है, ये पशु और दोनों में होता है। और कोशिका द्रव्य भी है। और कोशिका भित्ति जो है ये नहीं पाई जाती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो कोशिका भित्ति है क्या है? ये कोशिका भित्ति ये जानवरों में नहीं पाई जाती, ये केवल हम लोगों को ध्यान देना है केवल पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं? पौधों में पाई जाती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि कोशिका भित्ति जो है वो जानवरों में नहीं पाई जाती, पशुओं में नहीं पाई जाती है, वो केवल पाई जाती है पौधों में पाई जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, हम लोगों को ध्यान देना है। किस में बाह्य निषेचन होता है? किस स्पीसीज में? तो जैसे मुर्गी में हम लोग जानते हैं आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में भी आंतरिक निषेचन होता है, सांप में भी आंतरिक होता है। लेकिन मेढक क्या है? मेढक हम लोगों को ध्यान देना है, जो मेढक है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है मेढक में। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो नर और मादा मेढक होते हैं वो एक साथ पानी में चले जाते हैं और नर मेढक जो है अपना शुक्राणु और मादा मेढक अपना अंडाणु एक साथ छोड़ती हैं और पानी में दोनों वो फर्टिलाइज हो जाती हैं। इस प्रकार ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो मेढक है इसमें बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि मानव में आवाज डॉट डॉट द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कंठ से होती है कि श्वास नली के द्वारा होती है कि मुंह से होती है कि फेफड़े से होती है? तो हम लोग को पता है आवाज कहाँ से होती है, किसके द्वारा उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है? तो हम लोग को ध्यान देना है कंठ के द्वारा। किसके द्वारा?
कंठ के द्वारा, जिसको हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा इसमें से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो हम लोगों को पता है काली मृदा। क्या है? काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो काली मृदा, इसको रेगुर मृदा या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास के बारे में हम लोग को जान देना है कि कपास जो है ये भारत पहले तो द्वितीय स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में विश्व में क्या है, विश्व में भारत क्या है, प्रथम स्थान पर आ गया है। कपास के उत्पादन में भारत क्या है, प्रथम स्थान पर आ गया, फर्स्ट पर आ गया है इंडिया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। सेकंड पर आपका चाइना है और थर्ड पर, ये नया डाटा है 2023-24 का, हम लोगों को ध्यान दे रहना है। थर्ड पर आपका यूएसए है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि अगर कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका हो गया है, तो हम लोगों को ध्यान देना है हमारे भारत का, इंडिया का प्रथम स्थान हो गया है। और भारत के राज्यों में देखा जाए तो गुजरात क्या है, गुजरात, ये हम लोगों को ध्यान देना है। गुजरात प्रथम स्थान पर है, ये हम लोगों को ध्यान दिया है। नया डाटा है 23-24 का, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में, कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, कि स्थानीय में नहीं पाया जाता, कहने का मतलब वो सर्वत्र लगभग पाया जाता है काफ़ी जगहों पर। तो जैसे एक सींग वाला गेंडा है, तो हम लोगों को पता है एक सींग वाला गेंडा एक प्रकार से स्थानीय है, क्योंकि ये खास करके असम में, कहाँ पर, असम में काजीरंगा में अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहाँ पर, काजीरंगा में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो एक प्रकार से ये स्थानीय होगा, क्योंकि एक स्पेशल जगह पर पाया जा रहा। रॉयल बंगाल टाइगर, चूंकि बंगाल लिखा हुआ है, तो ये खास करके सुंदरबन में, हम लोग जानते हैं बंगाल में सुंदरबन के वन में पाया जाता है। तो ये भी स्थानिक हो जाएगा। और जैसे आपका मिथुन है, क्या है, मिथुन एक प्रकार का जानवर होता है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्या है, अरुणाचल में पाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना। इससे मिथुन अब से इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि करंट में मिथुन को क्या करने हैं के लिए खाद्य योग्य पशु घोषित कर दिया है। तो इसलिए मिथुन को हम लोगों को ध्यान देना है, कहाँ पर पाया जाता है, अरुणाचल का ये पशु है, स्थानिक पशु है। लेकिन हम लोगों को ध्यान देना गाय, क्या है, गाय, गाय इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि स्थानिक उदाहरण प्रजाति का नहीं है। तो गाय हमारा एक मतलब एक ऐसा पशु है भारत में जो लगभग सर्वत्र पाया जा रहा है। जिस चारों ऑप्शनों में से गाय ऐसा है कि लगभग सभी प्रदेशों में पाई जाती है, सभी स्थानों पर पाई जाती है। तो गाय हमारा स्थानिक नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों स्थानिक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट का राज्य है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा, उड़ीसा। क्या है, हम लोग को ध्यान देना है, उड़ीसा। ये तब भी था जब प्रश्नकाल में 2018 में, प्रेजेंट टाइम में भी उड़ीसा ही है। और नंबर 2 पर आता है झारखंड। क्या आता है, झारखंड। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों को याद रखना है कि मान लीजिए उड़ीसा ना देकर कर झारखंड पूछ लीजिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भारत में, उड़ीसा है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन, हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का कि निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है। कौन सा ऐसा कोयला है जो सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता का होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। हम लोग को देख रहे हैं कि पुलिस के लिए बहुत पेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ रहा है। जितना भी हम लोग सीरीज में पीछे साल पेपर कर रहे हैं कई ईयर का, तो उसमें कई स्थानों पर हम लोगों को देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो हम लोग को ध्यान देना एंथ्रेसाइट। क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला है जो सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता का होता है। इसमें गुणवत्ता हम लोगों को पता है कार्बन के आधार पर देखी जाती है। तो इसमें लगभग हम लोग को ध्यान देना है लगभग 90% के आसपास, 80-90% के आसपास इसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है बिटुमिनस। क्या होता है, बिटुमिनस इसमें हो जाएगा। हम लोग को ध्यान देना है इसमें लगभग 60 से 80% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम लोग को ध्यान देना तीसरे पर होता है लिग्नाइट। क्या होता है, लिग्नाइट होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है जिसमें लगभग 50-55 के आसपास कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए लिग्नाइट तीसरे नंबर पर हो। तो सबसे लास्ट में कहने का मतलब सबसे कम मात्रा किसी में पाई जाती है, तो ये लगभग 40% से कम ही पाई जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, 40% से
कम पाई जाती है, तो किसमें, पीट कोयला में। तो जब सबसे अच्छा पूछ रहा है तो हो सकता है भविष्य में पूछ ले कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है, सबसे घटिया किस्म का हम लोग कह सकते हैं कि कोयला कौन सा होता है। तो हम लोग को ध्यान देना पीट कोयला, कौन सा, पीट कोयला। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें लगभग 90% तक कार्बन पाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है कि लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, मतलब लकड़ियों के कई पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चिक्का। क्या होता है, चिक्का होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, एक वाद्य यंत्र है एक प्रकार का, खास करके पंजाब में ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कहने का मतलब है भांगड़ा के साथ यूज होता है, भांगड़ा में इसका यूज किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये एक वाद्य यंत्र है चिक्का। इसको चिक्का को हम लोग को ध्यान देना है, कहीं कहीं सुप या सप भी कहा जाता है, इसको सुप या सप के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं लिखा मिल जाए, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो भांगड़ा से संबंधित है, क्या है, चिक्का है जो कई लकड़ियों से मिलकर बना होता है, लकड़ियों की कई छड़ियों से, तो इसको भांगड़ा के साथ यूज किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को, वास्तुकार या वास्तुविद को 2018 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, किसको प्रदान किया गया था, तो हम लोगों को ध्यान देना है ये आर्किटेक्चर से संबंधित जो निर्माण वाले इंजीनियर होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में हम लोग को ध्यान देना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम लोगों को ध्यान देना आर्किटेक्चर या वास्तुकला से संबंधित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, वास्तुकला या आर्किटेक्चर से संबंधित है। तो किसको मिला था 2018 के आसपास, तो बालकृष्ण दोषी। क्या है, बालकृष्ण दोषी मिला था। ये हम लोग कैसे इंजीनियरिंग का एक हिसाब से नोबेल कह सकते हैं इसको, ये दुनिया का बहुत फेमस है। तो ये भारत के थे बालकृष्ण दोषी जी, तो इनको मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगर 2024 के मामले में हम लोगों को ध्यान देना है कि 2024 में उसे पूछा नहीं जाएगा, जब चूंकि भारत के थे तो इनको पूछा गया था। बाई द वे अगर पूछ ही लिया जाए कि 2024 में ये प्रिट्जर पुरस्कार जो हम लोगों को ध्यान देना है किसको मिला था, तो ये एक जापानी व्यक्ति थे, इनका नाम है रिकेन, क्या नाम है, रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो, इनको मिला है 2024 के लिए। वैसे फिलहाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जो भारत के संदर्भ में सही होता है, तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना। फिलहाल 24 के लिए किसको मिला था, रिकेन यामामोटो को 2024 में, और 2018 में बालकृष्ण दोषी जी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। तो हम लोग को ध्यान देना है कौन सी योजना 2018 में शुरू की गई थी, कि हम लोग को ध्यान दें जल ग्रहण का क्षेत्र भी बढ़ा जाए हरित वाला, और गंगा नदी का संरक्षण भी हो। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना है गंगा हरितमा। क्या है, गंगा हरितमा योजना चालू की गई थी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हम लोगों को ध्यान देना है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से पहले कितने जिलों में, 27 जिलों में चालू की गई थी। चूँकि ये गंगा की सफाई से और हरित क्षेत्र बढ़ाने से, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो यह भविष्य में भी पूछा जा सकता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि अप्रैल 2018 या 18 करके पूछ लिया जाए कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी जो नदी के जलग्रहण क्षेत्र और हरित क्षेत्र को या मृदा अपरदन को रोकने के लिए कामगार थी। तो हम लोग को ध्यान देना गंगा हरितमा योजना। ये खास करके शुरू में यह योजना कहाँ शुरू की गई थी, 27 जिलों में, बाद में ये गंगा के किनारे वाले शहरों में लगभग सब जगह फैलाई गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का कि मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया। मतलब विश्व के कौन से ऐसे नेता थे जिसके द्वारा वैश्विक जो मानवाधिकार का पुरस्कार था इनसे वापस ले लिया गया। तो हम लोग को ध्यान देना है आंग सांग सूकी, ये म्यांमार की प्रमुख नेता थी आंग सांग सूकी। तो इनको रोहिंग्या मुसलमान के मामले में, जैसा कि न्यूज़ में काफ़ी रहता था, तो हम लोगों ने देखा था कि रोहिंग्या मुसलमान क्या है, रोहिंग्या मुसलमान क्या है कि इनके ऊपर लग रहा था कि ये इनके मानवाधिकार का हनन किया है रोहिंग्यों का।
तो इसीलिए इनसे ये पुरस्कार छीन लिया गया, किससे, आंग सान सू की, जो म्यांमार की प्रमुख नेता थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। फिलहाल ये 2018 के समय का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आया था, अब ये चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लेकिन हम लोगों को रोहिंग्या याद रखना है कि म्यांमार से संबंधित है मुख्य रूप से, और आंग सान सू की भी म्यांमार की ही नेता हैं, जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ सैनिक शासन हो गया तो इनको जेल में डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। तो हम लोग को ध्यान देना, पूनम यादव जीता था उस समय, पूनम यादव ने जीता था। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, वाराणसी से, तो इसलिए उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? ये स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो कब मनाया जाता है? तो ये हर साल कब, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 के लिए इसकी थीम हम लोगों को याद रखना है, कभी कभी थीम पूछ लेते हैं। विश्व जो कहने का मतलब स्वास्थ्य दिवस है 2024 के लिए, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये हम लोगों को याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की 2024 के लिए थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024 के लिए। चलिए हम लोगों को ध्यान देना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आजकल अवेयर काफ़ी हो रहा स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए हम लोगों को ये डेट याद रखना है, 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डॉट डॉट कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस कंपनी के साथ या किस बैंक या कंपनी के साथ, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये 18 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सिम बैंक के साथ, किसके? एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया था, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्च 2018 में निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? किस देश ने आरोप लगाया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर कि ये पक्षपात करते हैं, सही से निर्णय नहीं करते हैं? तो फिलीपींस। कौन था? फिलीपींस। ये हम लोग को ध्यान देना है, फिलीपींस ने उस समय आरोप लगाया था कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो पक्षपात करता है, गरीब अमीर देश देख करके उसी के हिसाब से पक्षपात करता है, इसलिए निकलने की धमकी फिलीपींस ने दी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी के लिए, वो महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो, क्या है कि एक वैष्णो जंतो, एक भजन है इनका गांधी जी का, वैष्णो जंतो के रचयिता कौन थे? तो ये हम लोग को ध्यान देना, वैष्णो जंतों के रचयिता कौन थे? तो ये हम लोग को ध्यान देना है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी थे। किसके? वैष्णो, ये एक भजन है गांधी जी का बहुत प्रिय। और जनतो, वैष्णो जनतों के रचयिता कौन थे? तो हम लोग को ध्यान देना है, नरसिंह मेहता जी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, चूँकि गांधी जी इतिहास से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनसे आ सकता है। तो ये हम लोग को ध्यान देना, वैष्णो जंतु किससे संबंधित है, किसकी रचना है? तो नरसिंह मेहता जी की है। गांधी जी की हम लोग को ध्यान देना है। कुछ भजन और है, जैसे रघुपत राघो राजा राम, ये गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था, इसको भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिय भजन है, तो इसमें हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपेरोसिस से प्रभावित होता है? कौन सा भाग होता है ऐसा कि ऑस्टियोपेरोसिस से प्रभावित होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि सुषिता भी कहते हैं। अस्थि, अस्थि माने हड्डी होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और सुश्रिता, अस्थि सुश्रिता भी इसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हड्डियां जो संघनता होती है इसमें विरल होने लगती है, गायब होने लगता है एक हिसाब से, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हड्डियां। ऑस्टियोपेरोसिस किससे संबंधित है? हड्डियां क्या होती हैं? विरल हो जाती हैं, जो हड्डियों की सघनता है उसमें कमी आने लगती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हड्डियों की सघनता में, एक हिसाब से इसको कह सकते हैं सघनता में कमी, सघनता में कमी आती है, इसकी को ऑस्टियोपेरोसिस हम लोग कहते हैं। हड्डियां जो होती हैं काफ़ी गज गज जहाँ पर घनी हुई हैं उसमें विरल हो जाती हैं, कहने का मतलब इसमें सघनता में कमी आने लगती है, इसी को
इसी रोग को ऑस्टियोपेरोसिस कहते हैं। तो किससे संबंधित हो जाएगा, हड्डी से संबंधित, ही हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। ये हम लोग को ध्यान देना है कि किसने स्थापित की थी। तो इसमें बिंबिसार ने, कि अशोक ने, कि चाणक्य ने वो की थी, कि अजातशत्रु ने। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। ये इसमें वैसे बिंबिसार दिया हुआ है, ये बिंदुसार भी नहीं था, तो ये बिंदुसार भी नहीं, बिंबिसार नहीं होता होगा, हो सकता था, लेकिन बिंबिसार के ही वंश में हुई थी। लेकिन ये हम लोग को ध्यान देना बिंबिसार के द्वारा नहीं, इनका एक पौत्र था। क्या था, इनका पौत्र उदयन क्या थे, उदयन थे। उन्होंने क्या है, राजधानी को क्या नाम है, मगध से राजगृह, मतलब ये हम लोग को ध्यान देना है कि राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। ये हम लोग को ध्यान देना, कौन, उदयन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें बिंबिसार के जगह पर उदयन होना था। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, उदयन। ये बिंबिसार के ही पौत्र थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इनका वंश हम लोगों को ध्यान, ये बिंदुसार मौर्य वंश वाले नहीं हैं, ये हर्यक वंश के बिंबिसार हैं। कौन है, हर्यक वंश है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, उसी के शासक थे बिंबिसार। तो हर्यक वंश अलग है, और ये बिंदुसार, चाणक्य, ये सब मौर्य वंश से संबंधित है। और बिंदुसार ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, और ये बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि योगक्षेमम क्या है, योगक्षेमम बाह्यम हम, योगक्षेमम बाह्यम हम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें बाप बड़ा की मात्रा होगा, बाह्यम हम, योगक्षेमम बाह्यम हम किसका आदर्श वाक्य है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारतीय स्टेट बैंक का है, कि LIC ऑफ इंडिया का है, कि लोकसभा का है, कि प्रधानमंत्री कार्यालय का है। तो योगक्षेमम बाह्यम हम, ये किसका आदर्श वाक्य हम लोगों को ध्यान देना है, LIC का। क्या है, LIC का आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है, हम लोगों को ध्यान देना है कि आपका कल्याण क्या है, आपका कल्याण, आपका कल्याण क्या है, हमारा दायित्व है, आपका कल्याण ही हमारा दायित्व है। ये LIC का वाक्य है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये वाक्य LIC का आदर्श वाक्य है, इसी को कहते हैं योगक्षेमम बाह्यम हम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। कौन सा ऐसा जलडमरू है जो भारत है और भारत के बीच में, उसके बाद में हम लोग को ध्यान देना है नीचे श्रीलंका है। तो यहाँ पर कौन सा जलडमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो हम लोग को ध्यान देना होगा, यह है पाक जलडमरू। क्या है, पाक जलडमरू, या जल संधि इसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है, ये पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी थे जो उस समय तमिलनाडु, जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो उसके गवर्नर थे। ये हम लोग को ध्यान देना है, रॉबर्ट पाक। कौन थे, रॉबर्ट पाक थे। तो इन्हीं के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक जल संधि रखा गया। ये हम लोग को ध्यान देना है, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। तो ये रॉबर्ट पाक मुंबई, वो कहने का मतलब मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसी के क्या थे, गवर्नर थे। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने, राजा नहीं राजा होगा, ये त्रुटि हो गई है, पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर दे दिया गया था। ये हम लोग को ध्यान देना है कि 1662 ईस्वी में जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री, या मतलब पुर्तगाल के राजा ने उनकी अपनी राजकुमारी जो उनकी थी, इनकी पुत्री, उनका इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, क्या है, चार्ल्स द्वितीय के साथ अपनी राजकुमारी का शादी कर दिया। और मुंबई, किसको, मुंबई को पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने दान में दे दिया, दहेज में दे दिया। तो हम लोग को ध्यान देना किसने दिया था, मुंबई को दिया था। किसने, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दिया था। किसको दिया था, अंग्रेजों को दिया था। ये लोग चूंकि उस समय शासन कर रहे थे, उसको उठाकर पूरा मुंबई ही दे दिया, जैसे इनके बाप का था। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों को ध्यान देना है कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक, क्या है, दार्शनिक विचारक को 1893 शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए
वाद किया गया था, किसको बुलाया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है कि शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, उसमें कहने का मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। कब था ये सर्वधर्म सम्मेलन? 1893 में था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया। कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो, अमेरिका का एक शहर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, शिकागो में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? कौन सा उनका काफ़ी फेमस काव्य संग्रह है हरिवंश राय बच्चन का? तो हम लोगों को पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पीछे हम लोगों को इसी पुलिस वाले साल पेपर में मिला है। तो मधुशाला कौन सी है? बहुत फेमस है, मधुशाला इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम, क्या होगा? प्रथम नहीं, प्रथम होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना सैनिकों की युद्ध स्मृति में, मतलब जो अंग्रेज था, चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो भारतीय सेना थी उसके लिए युद्ध स्मृति में कौन सा मतलब स्मारक बनवाया गया था? तो हम लोग को ध्यान देना, इंडिया गेट। क्या है? जो इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये हम लोग को ध्यान देना है। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक थे, अंग्रेजी भारतीय सैनिक, उन्हीं के यादगार में बनवाया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? इंडिया गेट। एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया गेट है ये नई दिल्ली में है, और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कहाँ पर है? मुंबई में है। तो याद में जो बनवाया गया था दिल्ली में, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इंडिया गेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों का किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मतलब किसकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गोल है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो गोल किसकी है? तो हम लोगों को ध्यान देना, मेजर ध्यानचंद, हमारे देश के बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी, विश्व के महान हॉकी खिलाड़ी हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? गोल रखा गया है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। इन्होंने बहुत गोल किया था हॉकी में। ये हम लोग को ध्यान देना है। अब ये मेजर ध्यानचंद्र जी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये हम लोग को देखना है। तो इन्होंने क्यों फेमस हैं ये? तो हम लोग को ध्यान देना है कि ये इन्हीं के द्वारा, यानी कि अगुवाई में भारत को 3 बार, क्या है? 3 बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। क्या जीता है? ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता है हॉकी के मामले में पूरी दुनिया में। तो हम लोग को ध्यान देना है कब कब जीता था? तो 1928 में जीता था। कब जीता था? 1928 में। और फिर चूंकि 4-4 साल पर होता है तो लगातार ही जीता था। 1928 के बाद 1932 में, और फिर 1932 के बाद 1936 में। 3 बार भारत ने इनकी अगुवाई में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था। बहुत बड़ी बात थी मित्रों। कहने का मतलब उस समय हॉकी का बादशाह था भारत पूरी दुनिया में। लगातार 3 बार जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेजर ध्यानचंद्र, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम लोग WWW कहते हैं, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ये हम लोग को ध्यान देना, टिम बर्नर्स ली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने WWW मतलब जो वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है उसके आविष्कारक हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोगों का कि महर्षि वाल्मीकि, क्या है? कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त, क्या है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है। मतलब कहाँ पर स्थित है? जो वर्तमान में, कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर वर्तमान में? ब्रह्मवर्त कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मवर्त पहले नाम था उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कहाँ पर है? तो हम लोग को ध्यान देना है, जो ब्रह्मवर्त है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बिठूर में है। कहाँ पर है? बिठूर में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम वहीं पर था। अब बिठूर कहाँ पर है? तो हम लोग को ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है बिठूर, कानपुर जिले में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है।
तो कहाँ पर ब्रह्मवर्त मतलब वाल्मीकि जी का आश्रम था, बिठूर में था। और बिठूर वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ का है, कानपुर, यूपी के कानपुर जिले में है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का, अपनी कृत पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किया गया। मतलब किसके द्वारा किया गया, किसने किया, पृथ्वीराज चौहान जी का उल्लेख पृथ्वीराज रासों में किसने किया। कहने का मतलब ये कहना यह चाह रहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है इसके लेखक कौन है, तो हम लोगों को पता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई थे। इन्होंने पृथ्वीराज से संबंधित पृथ्वीराज रासों की रचना की थी और पृथ्वीराज के गुणों का गान किया है इसमें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इनके वीरता का बखान किया है, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों का, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डाड में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था, तो हम लोगों को ध्यान देना है झांसी में। कहाँ पर, झांसी में। स्टेशन पर आप जा रहे होंगे ट्रेन से तब आपको मिल जाएगा, वो एक गांव है उन्हीं के नाम का। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। अब एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो राष्ट्र कवि, मान लीजिए राष्ट्रीय कवि हैं, तो ये कोई वैसे राष्ट्रीय कवि नहीं थे मैथिली शरण गुप्त जी। इनको गांधी जी ने, क्या है कि गांधी जी ने, वैसा जन्म इनका लगभग 1886 में हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जब 100वीं वर्षी मनाई जा रही थी, ये हम लोग को ध्यान देना है, मतलब इनकी स्वर्ण जयंती कहने का मतलब मनाई जा रही थी, तो गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये हम लोग को ध्यान देना, क्या दिया था, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है, किसको, मैथिली शरण गुप्त जी को ये राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी ने दी थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोगों का, कि मथुरा कला विद्यालय कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। मतलब किस काल के दौरान मथुरा कला का जो विद्यालय था वो अपने शीर्ष पर था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कुषाण काल के समय, किस काल के समय, ये हम लोगों को ध्यान देना है, तो कुषाण काल के समय जो मथुरा था ये अपनी कला में चरम पर था। अपने काल में कला के लिए, कहने का मतलब मथुरा किसके समय पर चरम पर था, तो कुषाण वंश के समय पर चरम पर था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कुषाण वंश के संस्थापक हम लोग देख लेते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कैडफेसियस थे। क्या थे, कुजुल कडफेसियस थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। कुजुल कडफेसियस किससे संबंधित है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश क्या था, कुषाण वंश मथुरा में काफ़ी फेमस था और मथुरा उस समय कला, कुषाण वंश की कला का केंद्र था। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। मतलब जो भीतर गांव का मंदिर है टेराकोटा से बना हुआ है। हम लोग कहते हैं जो मिट्टी को पका कर बनाया जाता है टेराकोटा से, ये भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कानपुर में है। कहाँ पर है भीतर गांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद डाट में सृजित किया जाएगा। मतलब कब सृजित किया गया था लिखना था, ये गलत हो गया, कब सृजित किया गया था ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश में 1975 में सृजित किया गया था। कब सृजित किया गया था, तो 1975 में सृजित किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और 1977 में लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई थी, ये हम लोगों को देखना है। तो वर्तमान में हम लोग पूछ सकता है कि वर्तमान मतलब 2024-23 के आसपास, 2024 में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो संजय मिश्रा जी कौन है, संजय मिश्रा, ये काफ़ी समय से बने हुए हैं, 2016 से, लगभग 2016 से ये उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। तो ये हम लोग को ध्यान देना है।
इनका लोकायुक्त का कार्यकाल अगर हम लोग देखें कि कार्यकाल क्या था, तो इनका पहले कार्यकाल शुरू में 5 वर्ष था, बाद में इसको बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया, अब फिर वर्तमान में कितना हो गया है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल हो गया। ये हम लोग को ध्यान देना है कि लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कितना है, 5 वर्ष वर्तमान में, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। और संजय मिश्रा जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मतलब विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डॉट डॉट द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है, आया हुआ है कई परीक्षाओं में। तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये होलकर वंश से संबंधित है, किससे, होलकर, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये एक कहने का मतलब मराठी रानी थी, मराठा वंश से संबंधित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किससे संबंधित है, मराठा से। और मुख्य रूप से जो होलकर थे इनका इंदौर वगैरह में शासन हुआ करता था, मध्य प्रदेश। तो हम लोगों को ध्यान देना है कहाँ पर, इंदौर के आसपास, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ये एक मराठा साम्राज्य से संबंधित है होलकर, ये लोग इंदौर में मुख्य रूप से शासन करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 से फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण डॉट डॉट बादशाह ने कराया था। मतलब किस मुगल बादशाह ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट, किसका, मुगल घाट का निर्माण कराया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था, औरंगजेब ने। जैसा कि हम लोगों को पता है कि औरंगजेब बहुत कट्टरपंथी मतलब इस्लाम के लिए बहुत कट्टर था। तो उन्होंने क्या किया था कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे एक मुगल घाट का भी निर्माण करवा दिया मुगलों के लिए, ताकि मुगल की भी फेमसता बढ़ती रहे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों का कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फसल कटाई के समय किया जाता है, तो कौन सा लोक नृत्य है बुंदेलखंड में जो फसल कटाई के समय, कहने का मतलब इसका आयोजन किया जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है किसका, सौरा का। क्या है, सौरा, सौरा वहाँ का एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, खास करके झांसी है, जैसा कि हम लोग को पता है झांसी, ललितपुर, बांदा वगैरह, कहने का मतलब है जो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, उसमें जैसे झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, इस प्रकार के जो भी क्षेत्र हैं ये बुंदेलखंड में आते हैं। यहाँ पर फसल कटाई के समय सौरा लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें लड़के और लड़कियाँ हाथ में डंडा लेकर के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये 2018 का पेपर था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2018 में जो सेकंड पाली में पेपर था। तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग मित्रों अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे पास एक क्वेश्चन का अच्छा खासा संग्रह हो जाएगा, और जब परीक्षा में बैठेंगे तो हम निश्चित ही सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, ताकि आप लोग निश्चित ही अपनी कहने का मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।